आज के तो कल हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था सी लैंग्वेज का। तो मैं अपने सी के कंपाइलर पे जाता हूँ। यहाँ पे टर्बो सी ओपन करता हूँ। तो इसमें मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया था, ये सी जून 1 के नाम से। ठीक है। और मैंने आपको इसमें आउटपुट भी दिखाई थी। कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो आपके पास ये प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। अब मैं इसमें हर एक एक लाइन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आज आज एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे आप इसको जो है आप डिटेल में इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। ए सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अब देखो हमने स्टूडेंट ये यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज के अंदर आप जो कुछ भी ऐसे स्टार स्लैश और स्टार की फॉर्म में देते हो उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। कमेंट्स देने जरूरी नहीं होते, आर ऑप्शनल। आप दो या ना दो, इट जस्ट डिस्क्राइब अबाउट प्रोग्राम। ये हमें प्रोग्राम के बारे में बताता है। कमेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप के कमेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपके पास सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है। अब और एक होता है आपके पास सेकंड होता है डबल लाइन कमेंट। डबल लाइन कमेंट जैसे मैंने ये स्टूडेंट जो मैंने ऊपर ही कमेंट लिखा है, मतलब इसे डबल लाइन नहीं मल्टी लाइन कमेंट आप बोलोगे। मल्टी लाइन कमेंट कि आप इसमें एक से ज्यादा आप कमेंट दे सकते हो। और सिंगल लाइन कमेंट कैसे होगा कि जैसे मान लो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या स्टेटमेंट है। तो मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट दे दिया कि क्लियर द स्क्रीन। ये स्क्रीन को क्या करेगा? क्लियर करेगा। ठीक है। सो वॉइस कम आ रही है। एक मिनट, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, वॉइस अभी मैं ठीक करता हूं आपकी। अच्छा सुनो, अब मेरी आवाज सुनो जरा। अब बताओ, अब आपको वॉइस क्लियर आ रही है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है बिना किसी उसके। ओके ठीक है, मैं अब आगे से कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने आपको यहाँ पे कमेंट के बारे में बताया कि हम दो तरीके से यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हो। ठीक है। कमेंट कोई जरूरी नहीं होता देना, पर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए कमेंट जो है वो दे देना चाहिए। अब मैं अगली लाइन का आपको मतलब बताऊंगा कि जो मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा है, ये क्या है? इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या काम करता है? इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है। हैश इंक्लूड क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है। हैश इंक्लूड इज ए, जो मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा है, इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये क्या काम करता है? इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है। और कंपाइलर क्या चीज है आपके पास? कंपाइलर इज आल्सो ए प्रोग्राम which convert high level language into machine language। जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर। ओके। अब stdio.h का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट
आउटपुट हेडर फाइल। सी लैंग्वेज में क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं, आपके पास डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं। गुड मॉर्निंग रुचि। डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं आपके पास, ठीक है। और इन हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट आपके पास फंक्शंस होते हैं। जैसे आपके पास प्रिंटफ फंक्शन हो गया, एंड आने वाले टाइम के अंदर स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बोथ फंक्शंस आर इन stdio.h हेडर फाइल। ये दोनों फंक्शन आपके इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर आप conio.h क्यों लिखते हो। conio.h का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो CLR SCR फंक्शन होता है और जो getch फंक्शन होता है, बोथ फंक्शंस आर इन conio.h हेडर फाइल। ये दोनों फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं, ठीक है। और आपने ये वाली ब्रैकेट लगाई, इसमें आपने लिखा void। पहले एक मिनट, इतने में जो स्टूडेंट बताओ कि इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने बताया, कमेंट करके बताओ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतना कंसेप्ट क्लियर है आपका। यस सर, क्लियर है। ओके, तो अब हम आगे इसमें चलते हैं कि अब हमने इसके अंदर void यूज किया हुआ है स्टूडेंट। void इज ए डेटा टाइप और कीवर्ड। सी लैंग्वेज हैज 32 कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स। कि सी में ऐसे आपके पास 32 जो है आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब इनका अपने खास मीनिंग होते हैं। और फिर हमने void के बाद स्टूडेंट ऊपर यहाँ पे हमने मेन यूज किया हुआ है। व्हाट इज ए मेन। मेन क्या होता है, इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विद ए मेन फंक्शन। सी में कोई भी प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से ही आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसे यूजर डिफाइन करता है। और स्टूडेंट हम मेन के बाद जो है वो ये वाली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, ठीक है। और मेन फंक्शन के बाद देखो हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट ये वाली ब्रेसेस भी हमने यूज की है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और फिर हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन इसलिए यूज करते हैं, यूज टू प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते थे, उसी तरीके से सी लैंग्वेज में अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और सी में कोई भी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, एवरी स्टेटमेंट विल बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। सी में कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से खत्म होगी, एक्सेप्ट मेन। मेन के आगे सेमीकोलन नहीं लगेगा, बिकॉज सेमीकोलन क्या काम करता है, tells the compiler, ये कंपाइलर को बताता है कि दैट ए स्टेटमेंट हैज फिनिश्ड, कि जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सेमीकोलन कंपाइलर को ये बताएगा कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिर हमने स्टूडेंट
ये क्लास केवल DCA स्टूडेंट्स के लिए और PGDCA स्टूडेंट्स के लिए है। DDP वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाली क्लास नहीं है। DDP की क्लास भी मैं स्टार्ट करूंगा, मैं उसका टाइम शेड्यूल जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी ये क्लास, ये आज या कल में हमें DDP वाला कोर्स स्टार्ट करूंगा। तो ये जो क्लास है केवल DCA वाले स्टूडेंट्स के लिए, PGDCA वाले स्टूडेंट्स के लिए है। DDP वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास नहीं है, उनका मैं शेड्यूल अभी आपको भेज दूंगा। तब तक मैंने आपको ये कहा था कि अब CSS के मेरे वो पुराने वीडियोस हैं, आप उनको देख लो, ठीक है। विशाल, ये क्लास जो है वो DCA वाले स्टूडेंट्स के लिए है। DDP का मैं शेड्यूल आपको भेज दूंगा। अगर मैंने अभी लेनी होगी क्लास तो मैं अभी आपको जो है व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, टाइम बता दूंगा मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से आपके पास फिनिश होती है। अब हमने यहाँ पे देखो एक बैकस्लैश एन लगाया हुआ है स्टूडेंट। अगर मैं ये बैकस्लैश एन नहीं लगाता तो देखो हमारे पास आउटपुट कैसे आएगी। मैं इसको सेव करता हूँ। सारा प्रोग्राम जो है वो एक ही लाइन में आपके पास आउटपुट आएगी। देखो एक ही लाइन में आपके पास आ रहा है और मुझे ये न्यू लाइन पे चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या काम करूंगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दूं, ठीक है। बैकस्लैश एन स्टूडेंट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, नहीं तो आप बैकस्लैश एन को फर्स्ट लाइन के यहाँ पे भी लगा सकते हो। इधर भी आप इसको लगा सकते हो एक ही बार, ठीक है। ये बैकस्लैश एन होता क्या है आपके पास, बैकस्लैश एन इज ए न्यू लाइन कैरेक्टर। ये किसके अंदर आएगा, कम्स अंडर एस्केप सीक्वेंस, उसके अंदर ही आएगा आपके पास। कंट्रोल F9 प्रेस करो, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा आपको स्टूडेंट प्रोग्राम का जो मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया, अब इसमें अगर आप किसी चीज को कमेंट बना देते हो ना तो वो प्रोग्राम के अंदर काम नहीं करेगी। जैसे मान लो ये CLSCR है, इसको मैं यहाँ से ऐसे कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये CLSCR काम नहीं करेगा। कंट्रोल F9 प्रेस करो तो देखो इसमें प्रीवियस आउटपुट भी शो कर रहा है और लेटेस्ट भी शो कर रहा है आपको। प्रीवियस आउटपुट भी आपको इसमें शो कर रहा है और जो वो लेटेस्ट भी आपको इसमें क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। मैं जैसे कंट्रोल F9 दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये देखो स्टूडेंट, तो CLSCR का यूज आपको पता चला कि हम क्यों यूज करते हैं। प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए हम जो है CLSCR यूज करते हैं ताकि हमारी जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाए। अगर मान लो मैं यहाँ पे कमेंट हटा देता हूँ तो अब आप इसको जो है यूज कर सकते हो। कंट्रोल F9 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो ये देखो आपके पास तो प्रीवियस आउटपुट नहीं दिखा रहा ना आपको, जस्ट जो लेटेस्ट आउटपुट है वही आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने गेट ch क्यों यूज किया। अब देखो स्टूडेंट, मैं गेट ch को कमेंट बना देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस चीज को आप कमेंट बना देते हो तो वो चीज वर्क नहीं करती। अब जैसे मैंने इसे कमेंट बना दिया, मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो अब क्या होगा देखो, कर्सर डायरेक्ट आपका ब्लू स्क्रीन पे वापस आ गया, आउटपुट पे गया ही नहीं। कर्सर जब गेट ch मैंने नहीं लगाया तो क्या हुआ, कर्सर आपकी आउटपुट के ऊपर वेट नहीं करता, डायरेक्ट जो है वो आपका ब्लू स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कर्सर जो आपका आउटपुट पे वेट करे, तो उसके लिए हम गेट ch यूज करते हैं। तो अब हम प्रोग्राम की आउटपुट कैसे देखेंगे, अब हमें प्रोग्राम की आउटपुट देखने के लिए ना ऑल्ट F5 प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ F5। तो देखो तब अब आपको आपके प्रोग्राम की जो ये आउटपुट है ये क्या करता है, यहाँ पे शो करता है। लेकिन अगर आप गेट ch अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हो तो क्या होगा स्टूडेंट, आपको कंट्रोल F9 के बाद ही आउटपुट जो है वो शो कर देगा। आपका कर्सर आउटपुट के ऊपर 1 मिनट रुकेगा, आप जब तक उसको अगला एंटर प्रेस नहीं करते तब तक वो ब्लू स्क्रीन पे नहीं आएगा वापस। तो मैंने भी गेट ch हटाया हुआ है,
तो देखो अभी वो आपका यहाँ पे वेट कर रहा है, देखो आपकी आउटपुट के ऊपर वेट कर रहा है ना। इसमें आपको अलग से आउटपुट देखने के लिए Alt F5 प्रेस नहीं करना पड़ता इफ यू यूज गेट सी एच कमांड। ओके, गेट सी एच फंक्शन को आप यूज करते हो तो। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो कर्सर वापस आपका जो है वो ब्लू स्क्रीन पे आएगा। ये मैंने स्टूडेंट सारा आपको जो है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बारे में आपको मैंने बताया है। ठीक है, कि सी लैंग्वेज में हैश इंक्लूड आपके पास क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये ऊपर हमारा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, मैंने नीचे बताया कि कमेंट्स जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, कि अगर आप ये कमेंट नहीं भी लगाते स्टूडेंट, देखो अगर मैं यहाँ पे कमेंट नहीं भी लगाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कमेंट देना कोई जरूरी नहीं होता, दीज आर ऑप्शनल। दीज टेल्स अस अबाउट प्रोग्राम, कि आपने क्या बनाया, ये जस्ट हमें प्रोग्राम के बारे में बताता है। ठीक है, और कमेंट्स को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं आपको। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको एक ही लाइन का कमेंट देना हो, और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का कमेंट देना हो। फिर मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया था यहाँ पे हैश इंक्लूड के बारे में, कि जो ऊपर मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, ये क्या होता है हैश इंक्लूड, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को हम क्या बोलते हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो हमें कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है। कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन क्या देता है कि कंपाइलर क्या काम करे। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो ये क्या काम करता है कि जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे लाइक हमने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, लेकिन कंप्यूटर तो इस इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना। कंप्यूटर को तो ये लैंग्वेज आती नहीं। कंप्यूटर क्या करेगा, इसको अपनी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, लेकिन मशीन लैंग्वेज हमें नहीं आती। तो इसमें हेल्प कौन करता है, कंपाइलर करता है। ठीक है, कंपाइलर हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाता है और जो कंप्यूटर रिजल्ट शो करता है वो हमें बताता है। ठीक है, और stdio.h का मतलब क्या होता है, जो ऊपर मैंने लिखा है ये सारा आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है, ये आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते, आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। और stdio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं आपके पास। डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर आपके पास क्या होगा, डिफरेंट आपके पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास जैसे अब stdio.h है, तो stdio.h के अंदर कौन कौन से आपके पास फंक्शंस हो गए, जैसे printf हो गया, किसी चीज को प्रिंट करना, और scanf क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हमने एक अगली हेडर फाइल ऊपर खोली थी हैश इंक्लूड conio.h। तो conio का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो आपका clr फंक्शन होता है आपके पास और जो गेट सी एच फंक्शन होता है, ये दोनों फंक्शंस आपके conio.h हेडर फाइल के अंदर होते हैं आपके पास। ठीक है कि नहीं। और आपके पास ये void का मतलब क्या है, व्हाट इज ए void, void इज ए डेटा टाइप। जितने भी और कीवर्ड, void जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना सारे सुनिए ये व्हाइट कलर के होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं सारे ग्रीन कलर के होते हैं। फंक्शन की पहचान क्या है कि जिसका ये वाली ब्रैकेट लग जाए ना वो फंक्शन कहलाता है। कर्ली ब्रेसेस जो होंगे या ब्रैकेट जो होंगी येलो कलर की होंगी आपके पास। जो कुछ भी आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे वो रेड कलर में आएगा। तो इससे आप प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, कोनियो का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्योंकि दोनों फंक्शन CLRC और गेट इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर हमें स्क्रीन को क्लियर करना है प्रीवियस आउटपुट को तो हम CLRC फंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, वॉइड एक डेटा टाइप का कीवर्ड होता है। सी लैंग्वेज में ऐसे 32 कीवर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास। ठीक है, मेन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको यूजर डिफाइन करता है। सी में हमारा कोई भी जो प्रोग्राम है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और मेन के बाद जो हम ये वाली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, ये ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस होता है। प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को एज इट इज प्रिंट करना। किसी भी स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन हम लगाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि वो स्टेटमेंट वहीं पर टर्मिनेट हो चुकी है। लेकिन मेन फंक्शन के आगे, कंडीशंस के आगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लूपिंग के आगे सेमीकोलन नहीं लगता आपका। बैकस्लैश इज ए न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहां तक स्टूडेंट्स बताओ, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई यहां तक डाउट है तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो वो
डिस्कस कर सकता है। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट यहाँ पे? भाई अब भी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आप लोगों ने बताया नहीं मेरे को कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज टेल मी, आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व कर सकूं। अगर किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, ये पूरे स्टेटमेंट के उसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी कर सकते हो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये सारा क्लियर हो गया है। नो, ओके। तो देखो, ये मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम करवाया था स्टूडेंट इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा इसमें जो है थ्योरी पे हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तो देखो, ये हमने प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पे भी देखो मैंने आपको वही बता रखा है कि हैश इंक्लूड क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है, प्रिंट एफ फंक्शन std io.h के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। इंट मेन जो एक फंक्शन है, मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है एक हर एक प्रोग्राम का सी लैंग्वेज के अंदर। प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? कंसोल के ऊपर डाटा को प्रिंट करने के लिए। अब जहां पे एक स्टूडेंट, अगर हम एक चीज में स्टूडेंट आपको और बता दूं, जैसे मैंने अपने सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर वॉइड यूज किया हुआ था, कई बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे वहां पे वॉइड की जगह इंट लिखा होता है। अगर इंट लिखा होगा ना स्टूडेंट, तो फिर आपको सबसे लास्ट में रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है। रिटर्न जीरो स्टेटमेंट क्या करती है? किसी भी रिटर्न एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करती है। जीरो वैल्यू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए होता है, और जो वन होता है वो अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए होता है। ये किस तरीके से होता है स्टूडेंट? अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे, अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक कंपाइलर, मैंने कल आपको कोड ब्लॉक का बताया था, वहां पे वर्ड नहीं चलता, वहां पे ये इंट चलता है स्टूडेंट आपका। वहां पे ये आपका इंट चलता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे, जैसे आपने देखो अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है, मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ, तो देखो स्टूडेंट आपको यहाँ पे प्रोग्राम चल तो गया। जैसे मैं ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो एक आपको वार्निंग शो करता है। क्या वार्निंग कहता है? कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, कि फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न करनी है हमने। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? वैल्यू आप कैसे रिटर्न करोगे? यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आप ऊपर इंट यूज करते हो, तो आप यहाँ पे रिटर्न जीरो लिख दो आप। ठीक है, सेव कर दो, कंट्रोल F9। तो देखो अब वो प्रोग्राम दिक्कत नहीं आएगी आपके पास। ठीक है। और अगर आप रिटर्न जीरो की जगह आप यहाँ पे वन लिखते हो, ठीक है, ऑल्ट F9 में प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। ठीक है ना, जीरो या कोई एक वैल्यू आप रिटर्न कर दो, तो जीरो सही रहता है। ठीक है। आप वॉइड लिखते हो या नहीं लिखते, या इंट लिखते हो, तो आपको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। बट अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे वॉइड लिख देते हो, अगर आप यहाँ पे वॉइड लिख देते हो, तो फिर नीचे आपको रिटर्न जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ऑल्ट F9 प्रेस करोगे तो कोई वार्निंग शो नहीं करता प्रोग्राम। जो सी लैंग्वेज में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं है स्टूडेंट प्रोग्राम को, कि अगर आप सेमीकोलन यहाँ पे आपको लगाना था और आप नहीं लगाते स्टूडेंट, तो देखो क्या होगा। कंट्रोल जैसे आप F9 प्रेस करते हो, तो आपको एक एरर शो कर देगा कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है जो ऊपर वाली लाइन में है, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। और जहां अगर आपको जरूरत नहीं थी, वहां पे आप सेमीकोलन लगा देते हो स्टूडेंट, तो क्या होगा? कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो देखो तब भी आपको एक एरर शो कर देगा कि डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंटेक्स है, जहां पे जो चीज लगनी चाहिए वो चीज वहां पे होनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोग्राम सही रन नहीं होगा, सक्सेसफुली जो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो एरर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। सबसे पहली बात कि सी में जितना भी प्रोग्राम है, आप सारा लोअर केस में लिखोगे,
ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे जो स्टूडेंट आप कैपिटल लेटर्स में भी आप लिख सकते हो। जो सी लैंग्वेज है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब कि इसमें अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट ए ऐसे लिखते हो या ए ऐसे लिखोगे तो बोथ आर डिफरेंट, इनका मीनिंग अलग अलग होगा। ये होता है कंसेप्ट केस सेंसिटिव का। ठीक है कि नहीं? तो आई थिंक स्टूडेंट आपको आज का ये जो भी लेक्चर मैंने अभी आपको एक बताया है, ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ। और ये इसका लेक्चर भी आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो कि हम किस तरीके से इसमें हम काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको स्लो बताऊंगा, बाकी ये है वैसे ही जैसे हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ते हैं, सेम वैसे ही है। कुछ इसमें आपके पास नया जो है, इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। कल फिर मैं आपकी क्लास को है 9:45 में कंटिन्यू करूंगा, आगे टाइम बता दूंगा मैं जैसा भी जो भी होगा। ठीक है, मतलब 9 बजे के बाद ही जो है आपकी क्लास लगेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।